हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ में शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको किस टाइप का कंटेंट ला के दूँ। या फिर वीडियो के रिगार्डिंग आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरा छोटा सा चैनल है, इसलिए प्लीज़ बिकॉज आपके छोटे से लाइक से या फिर कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अभी इसी लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से मैंने बीच में मेरा चैनल क्विट भी कर दिया था और अभी कुछ दिन पहले फिर से क्विट कर दिया था। इसलिए प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओजुन कह रहा होता है कि अब इस कहानी में नेक्स्ट चैप्टर हम लिखेंगे इंटीमेट सीन, जहाँ पे सिन जो कि हमारी कहानी का विलन है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स को उन जंगल से उठा के एक जगह पे लाता है। और जैसा कि हमें पता है कि इन लोगों ने इस कहानी को ऐसा बनाया है जहाँ पे विलेन उनके मेन कैरेक्टर्स की लाइफ के साथ में कुछ भी कर सकता है, यानी कि इस कहानी का विलन ऑथर की लिखी हुई कहानी को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए इस विलन ने इन दोनों का जंगल का सीन कट करके डायरेक्ट इनकी वेडिंग नाइट वाला सीन ला लिया है। और वो दान रुआ जिंग को एक ड्रग देता है जिसकी वजह से उसके सेक्सुअल डिजायर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो बताता है कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन दोनों को इंटीमेट होना पड़ेगा। और उस ड्रग के असर की वजह से दान रुआ जिंग हमारे शान इन पे डायरेक्ट टूट पड़ता है। और बस इतना ही सीन पढ़ के रीडर्स को बहुत अच्छा लगता है और वो आने वाले इंटीमेट सीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और उनके कमेंट्स को पढ़ के हमारे राइटर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। बट तभी सिन कहता है कि ये लोग तो बस अभी फॉरहेड किसिंग वाले स्टेज पे है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सामुद भी इस बात से अग्री करता है कि इंटीमेट सीन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। बट फिर तभी ओजोन कहता है कि प्यार होने से पहले इंटीमेट होना मेरे ख्याल से ये अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। बट ओजोन का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि ये इंटीमेट सीन लिखेगा कौन। ओबियन तो ये सोचता है कि क्या सब लोग बारी बारी से नहीं लिख सकते। बट फिर ओजुन बताता है कि नहीं, अगर सब लोग बारी बारी से लिखेंगे तो फिर पूरा कचरा हो जाएगा। और सिन भी इन दोनों के इंटीमेट सीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि इन दोनों का फर्स्ट इंटीमेट सीन रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत स्पेशल हो। उस सीन में उन दोनों की बॉन्डिंग नजर आनी चाहिए। और इन लोगों की स्टोरी लिखते लिखते मैं खुद भी इतना ज्यादा अटैच हो गया हूँ कि मुझे खुद सब्र नहीं हो रहा कि उनका नेक्स्ट सीन कैसा होगा। और फिर तभी उनके चैट को ज्वाइन करता है शान इन। और फिर तभी ओजोन कहता है कि इस चीज को डिसाइड करने के लिए मैं लॉट्स निकालता हूँ और जिसका भी नाम आएगा वही लिखेगा इंटीमेट सीन। और फिर नाम फंसता है हमारे शान का। और उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पर किस बारे में बातें चल रही है। और फिर पूछने पर उसे पता चलता है कि उसे उन दोनों का इंटीमेट सीन लिखना है। और फिर शान का नाम फंसने पर सब लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शान कितना अच्छा राइटर है। फिर उनकी बातें खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कि शान ओब्यून को कॉल करता है। और ओब्यून के बातों से शान को समझ में आ जाता है कि वो भी बहुत एक्साइटेड है कि शान क्या लिखेगा। फिर वो उसे ये भी बताता है कि वो जिस मीटिंग में गया है वहाँ से वापस आने के लिए उसे 1 हफ्ता लगने वाला है, इसलिए उसने ओब्यून के लिए सारे इंतजाम ऑलरेडी करके रखे हैं। जैसे कि उसने फ्रिज में फ्रूट और रेडी टू ईट मील रखा है ताकि ओब्यून को खाना बनाने में दिक्कत ना हो। पौधों में पानी भी डाल दिया है। और फिर ये सारी चीजें देखकर ओब्यून शान से कहता है कि तुम्हें लोगों का ख्याल रखना अच्छे से आता है। जब मैं अकेला था तब मुझे उतना कुछ नहीं लगता था और मैं सारी चीजें खुद ही मैनेज कर लिया करता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसके साथ में खाना खाऊंगा, किसके साथ में मूवीज देखूंगा, इसलिए तुम प्लीज उस मीटिंग से जल्दी से वापस आना। और इधर ओब्यून भी शान के बारे में सोच रहा होता है कि उसके बगैर ये घर कितना ज्यादा सूना लग रहा है। और फिर से हम उनके ग्रुप चैट का सीन देखते हैं जहाँ पे ओजुन एक्साइटेडली कह रहा होता है कि अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया। और सिन कह रहा होता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं डायरेक्ट उनका सीन चालू करवा दूं। और फिर ओबिन कहता है कि अपन लोगों की बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर ओजन कहता है कि हाँ, ये कैरेक्टर्स हमारे बच्चे जैसे ही तो है। फिर वो लोग फिर से उनके सीन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और फिर तभी उनके चैट्स को ज्वाइन करता है शान। और वो लोग शान को देखकर सोचने लगते हैं कि शान किस टाइप का सीन लिखेगा, क्योंकि शान की स्टोरीज ज्यादातर मिस्टीरियस होती है और उसने इंटीमेट सीन उतने कुछ खास लिखे नहीं हैं, इसलिए वो उसका इंटीमेट सीन देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ओब्यून शान के प्रिपेयर किए हुए फूड्स खा रहा होता है।
और फिर तभी उसे शान का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बताता है कि वो कल वापस आ रहा है। ओबियन उसे टेक्स्ट बैक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है वो सीन लिखने की। बट शान इस बात का जवाब देता ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। बट तभी उसे शान का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ओबियन भी उसके फ्रूट्स के लिए उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाऊंगा। और शान उसे फिर से बताता है कि कल वो वापस आ रहा है। और फिर फोन रखने के बाद ओबियन सीरी से पूछता है कि एक रिलेशनशिप को क्या चीज डिटरमाइन करती है। बट ऑफ कोर्स सीरी को इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए फिर ओबियन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है कि वो शान के बगैर एक दिन भी नहीं रह पा रहा है, उसके बगैर उसको गम ही नहीं रहा है। बट सीरी इस बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती है। और फिर वही दूसरी तरफ हम ओजोन को देखते हैं जो मॉल में आया होता है और उसे उसके बॉस पाई का कॉल आता है उसके नॉवेल के अपडेट के लिए। बट इस बार भी उस नॉवेल के अपडेट से बचने के लिए ओजोन झूठ कह देता है कि अभी उसकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे सलाइन भी लगी है। और वो ऐसा झूठ कह के अपना फोन रख देता है। फिर हम देखते हैं कि ओजोन का दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि वो उस मूवी के लिए दोनों के साथ में सीट बुक नहीं कर पाया, उन दोनों के बीच में एक और इंसान बैठा हुआ है। बट फिर ओजोन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उस इंसान से अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए कह दूंगा। और जब वो मूवी थिएटर में उस इंसान से सीट चेंज करने की बात करता है तब उसे पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस पाई है और वो सीधा उस सीट को एक्सचेंज करने से मना कर देता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो, ये इतना ज्यादा खड़ूस क्यों लग रहा है। फिर ओजोन उसे बताता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिससे मैं पंगा नहीं ले सकता हूँ, इसलिए अपने पास में जो सीट है हमें वहीं पे बैठना पड़ेगा। लेकिन गलती से ओजोन पाई की गोद में बैठ जाता है और फिर वो संभल के फिर से अपनी सीट में बैठ जाता है। और बेचारा पाई पूरी मूवी भर में इन दोनों के बीच की कबाब की हड्डी बन के रह जाता है। फिर पाई ओजोन से पूछता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। बट फिर ओजोन उसे जवाब देता है कि एक्चुअली मैं टीनेजर हूँ ना, इसलिए मैं जल्दी सुधर गया। फिर पाई उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम एक काम करो, इसके बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ कि तुम्हें 10 चैप्टर एक साथ अपलोड करने पड़ेंगे। और बेचारे ओजोन के पास में तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं, इसलिए वो हाँ कह देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा शान उसकी मीटिंग से वापस आ चुका है और उसने ओबियन के लिए कुछ खाना भी लाया है। क्योंकि ओबियन को श्रिम्प्स पसंद थे, इसलिए वो ओबियन के लिए श्रिम्प बनाता है। और फिर जब ओबियन उस श्रिम्प को टेस्ट करके देखता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा खारा है। लेकिन फिर भी शान को बुरा ना लगे, इसलिए वो कैसे भी मन मारकर खा लेता है और शान के कहने पर ही उस डिश को अपनी इंस्टा आईडी पर पोस्ट कर देता है। और इधर शान भी ओबियन की तस्वीर लेकर अपनी आईडी पर पोस्ट कर देता है, जिसके वजह से उसके सारे दोस्त उन लोगों को पूछते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही क्यों रहते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लेकिन ये लोग उन लोगों की सारी बातों को और कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। फिर जब शान उसके लिए श्रिम्प पील करके दे रहा होता है तब ओबियन उससे पूछता है कि तुम मुझे पील करके मत दो, बल्कि तुम खुद भी खाओ। बट शान उसे बताता है कि एक्चुअली में उसे श्रिम्प से एलर्जी है, इसलिए वो नहीं खा सकता है। एक्चुअली में ये किसी को पसंद थे ना, इसलिए मैंने ये ला लिया। फिर ओबियन कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड को पसंद होंगे ये, इस वजह से है ना। बट शान उसे बताता है कि उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर ओबियन उससे कहता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें किसी को पटाना हो तो फिर तुम मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे करना है। लेकिन इधर हमारा शान तो एक कदम आगे निकलता है और वो कहता है कि हाँ मुझे किसी को एक्चुअली में किस करना है। फिर ये बात सुन के ओबियन कहता है कि फ्लर्ट करने से पहले डायरेक्ट किस तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा। फिर शान फिर कहता है कि हाँ शायद तुमने सही कहा, ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा। और फिर शायद से ओबियन को शान की बात सुनकर जलन होने लगती है, इसलिए फिर ओबियन अकेले में ही बड़बड़ करने लगता है और कहता है कि वो इतना बुरा खाना बनाता है, इस वजह से आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ओबियन बस टीवी चालू कर देता है और वो गुस्से में एक कॉर्नर में बैठ जाता है। और फिर तभी वहाँ पर शान आता है और वो ओबियन से पूछता है कि तुम्हें सच में ये देखना पसंद है। फिर ओबियन कहता है कि हाँ मुझे ये देखना पसंद है। ओबियन बिना टीवी में देखे कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या चल रहा है वो सीधे हाँ कह देता है। फिर कुछ देर बाद में उसे पता चलता है कि वहाँ पर सेक्स पावर एनहांसमेंट के पिल्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट दे रहा था, जिसे देखकर शान बहुत ज्यादा हंसने लगता है। और फिर एम्बैरेस होके ओबियन उससे कहता है कि तुम प्लीज हंसो मत ना। और ऐसे ही उसे हंसने से रोकने के चक्कर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और जब ओबियन वहाँ से जाने लगता है तब शान ओबियन को रोककर अपना सीन सुनाने लगता है।
शान जैसे जैसे उस सीन को एक्सप्लेन कर रहा है वैसे वैसे ही वो अपने एक्शंस भी ले रहा है और फिर तभी उन दोनों के बीच में एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर वो दोनों उस मोमेंट में बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर जब उन दोनों को होश आता है तो फिर ओब्यून एम्बैरेस होकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद में वो खुद से ही बातें करने लगता है कि शान ने उसे किस क्यों किया। तभी सीरी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और वो उस बात का जवाब देने लगती है कि शान ने उसे किस क्यों किया। वो बताने लगती है कि बहुत सारे जानवर किस करते हैं जिसमें से एक गोरिल्ला और एक बंदर भी है, और वो किसिंग के फायदे गिनाने लगती है कि कोई इंसान किस क्यों करता है और क्यों करना चाहिए। फिर तभी ओब्यून अपने आप में ही सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि शान ने मुझे अपना वेट लॉस करने के लिए किस किया होगा। हो सकता है कि उसे स्टोरी में कुछ हेल्प चाहिए होगी सीन लिखने के लिए, इसलिए उसने मुझे किस किया। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है नॉवेल की कहानी की तरफ, जहाँ पे अभी भी ओब्यून उस ड्रग्स के असर में है और वो सीधा शान पे टूट पड़ता है। और जो विलन होता है वो इस सीन को देखकर बहुत खुश होता है कि फाइनली उसके ड्रग्स का असर हो रहा है। शान ओब्यून को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओब्यून होता है कि सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए फिर शान भी गिव अप कर देता है और वो उसे किस करने लगता है। और वो ऐसे किस करता है जिससे कि शान की लिप से ब्लड निकलने लगे। और फिर जब ओब्यून शान को किस करता है तो फिर उस ड्रग्स का असर कम हो जाता है। और ये देखकर विलन को बहुत गुस्सा आती है कि शान के ब्लड के अंदर के मैजिक की वजह से उसके ड्रग्स का असर खत्म हो गया और वो जैसा चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो लोग भी अपनी रियल दुनिया में आते हैं और फिर शान उसे बताता है कि वो जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो उस विलन ने अपने खिलाफ यूज करने के लिए क्रिएट किया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शान उन दोनों के बीच में हुए रात के सीन के बारे में ही सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो मीटिंग में प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए फिर वो मीटिंग से ब्रेक लेता है और सोचने लगता है कि ओब्यून उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। इसलिए फिर वो ओब्यून को कॉल भी करता है ताकि वो उसके बारे में पूछ सके। बट ओब्यून का रिएक्शन एकदम नॉर्मल होता है और वो उसे बताता है कि वो अभी बस पौधों को पानी दे रहा है। और इस चीज से शान समझ जाता है कि हो सकता है कि ओब्यून के पास में नॉवेल को लिखने के लिए और आइडियाज ना हो, इसलिए वो बस पौधों को पानी दे रहा है। इस वजह से शान ओब्यून को सजेस्ट करता है कि वो उसके रूम में जाए, क्योंकि शान हमेशा अपने आइडियाज को बोर्ड पर लिख के रखता है और अगर ओब्यून उन आइडियाज को देखेगा तो हो सकता है कि उन आइडियाज में से कुछ अच्छी इंस्पिरेशन उसे मिल जाए और वो अच्छा कुछ लिख ले। ओब्यून तो उसे मना करता है क्योंकि वो किसी और का आइडिया रहेगा, लेकिन शान के फोर्स करने पर वो उस रूम में चला जाता है। फिर शान के रूम में लगे हुए नोट्स को देखकर उसके माइंड में कुछ अलग ही आइडियाज आने लगते हैं, जिसमें ओब्यून शायद से एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करता है और उसके आसपास में कुछ गुंडे खड़े होते हैं और वो उन गुंडों को मारने लगता है। और वो फाइटिंग सीन खत्म होने के बाद में उसकी आइसक्रीम आ जाती है। फिर जब वो आइसक्रीम खाते खाते वहाँ से बाहर जाने लगता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो चुकी है और सब लोग अपनी कीमती चीजें लेकर वहाँ से भाग रहे हैं। इसलिए फिर ओब्यून भी अपनी कीमती चीज लेकर वहाँ से भागता है, यानी कि उसका प्लांट और उसके फिश। और आई नो ये बहुत ज्यादा बेतुका है और यहाँ पर सारी चीजें आउट ऑफ द ब्लू हो रही है, लेकिन ये मोस्टली उसकी इमेजिनेशन ही है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, ये बस उसकी इमेजिनेशन ही है। फिर उसके बाद में जब वो सेकेंड नोट पढ़ता है तो उस नोट को पढ़कर वो फिर से किसिंग सीन के बारे में इमेजिन करने लगता है। और फिर वो ऐसे ही दूसरे नोट्स भी देखने लगता है ताकि उसे कुछ और आइडियाज मिल सके। लेकिन वहाँ पर मिलती है उसे उन दोनों की फोटो जो शान ने बस में खींची थी, और इस फोटो के बारे में तो अभी उनको पता ही नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। और इधर हम ओजोन को देखते हैं जो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की शादी में आया होता है और वो उसके दोस्त के कहने के मुताबिक उसके दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड के लिए एक ऐसा गिफ्ट लाता है जिसे देखकर उसे परेशानी हो। बट जब वो गिफ्ट देने के लिए जाता है तभी वहाँ पर उसका बॉस पाय आ जाता है और उसे पता चलता है कि जो उसका बॉस पाय है वो एक्चुअली में दूल्हे का अंकल है। इसलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है उस दुल्हन को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मजबूरन उसे देना ही पड़ता है और वो गिफ्ट देकर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको उसका बॉस पाय रोक लेता है। और अब आगे क्या होगा वो तो अब भगवान ही जाने। तो अभी इसी के साथ में फिलहाल हमारा ये 5वां एपिसोड भी कंप्लीट होता है। और प्लीज आप लोग अपने ओपिनियन शेयर कीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं।